नमस्कार, कुछ मीठी कुछ तीती के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनका जर्नलिज्म देश की आज़ादी के साथ साथ शुरू हुआ और इतना वास्ट उनका जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है कि शायद पूरे भारत के बहुत गिने चुने लोग इतना विराट अनुभव रखते हैं। उनका 60, 70, 80 के दशक में पूरे देश में जहाँ भी वॉर्स, इंटरनेशनल वॉर्स हो रही थी, वहाँ ग्राउंड पे ये व्यक्ति मौजूद थे। अल्जीरियन वॉर, वियतनाम वॉर, इराक का ईरान पर हमला, अमेरिका का इराक पर हमला, ये सारी वॉर्स इन्होंने ग्राउंड से कवर की हैं और इंडो चाइना वॉर को बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया। ये वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 50 के दशक का अंत होते होते ही ये रिपोर्ट कर दिया था कि तिब्बत में चाइना का हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है और इन बातों को उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मात्र ये समझ के नकार दिया कि ये शायद किसी युवा जर्नलिस्ट की कल्पना है, लेकिन उसकी परिणति कितनी घातक हुई ये हम लोगों ने इंडिया चाइना वॉर के रूप में देखा। और इंडिया की नागालैंड से जो ट्रीटी हुई बाद में, जिसे नागा समझौता कहा जाता है, उसमें भी इन व्यक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। हमारे साथ हैं हरीश चंदोला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, आपसे हम बात करेंगे आपके जीवन से जुड़ी कुछ मीठी बातें, कुछ तीती यादें, इन सभी चीज़ों पे बात होगी और शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, बचपन कौन से स्कूल से पढ़ाई की और उसके बाद पत्रकारिता में आना कैसे हुआ? जी 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 एक जालपा देवी के ऊपर एक छोटा सा गांव है, थापली और दोलंडा। तो वहाँ मेरे पिताजी या मेरे दादाजी, उनके पास ज़मीन थी, तो वहाँ से शुरू हुआ। थापली में पहले गया, मेरे परिवार के लोग कुछ टीर राजा का एक मंदिर था, भूल गया उसका नाम, श्रीनगर के पास ही था, देवलगढ़ में। अच्छा। देवलगढ़ में तो जब वहाँ काम करते थे तो वहाँ से पंडिताई करते थे, तो वहाँ से कोई ले आया उनको वहाँ से कि आप यहाँ रहिए थापली में। तो थापली में घर बनाया, वहाँ रहने लगे, खेत वेत थे तो खेती करने लगे। तो वहाँ कुछ दिन फिर पहाड़ में उन दिनों हैजा बहुत प्रचलित कॉमन थी, तो एक साल हैजा हो गई, बहुत काफ़ी लोग मर गए। और मेरी दादी थी, वो भी गांव में ही रहती थी। मरघट बड़ा दूर था वहाँ से, करीब 6-7 किलोमीटर। सभी मरे लोगों को मरघट तक ले जाना संभव नहीं था। अच्छा। क्योंकि तो नज़दीकी कहीं कोई खाली ज़मीन थी, बंजर ज़मीन, तो वहाँ गाड़ने ले जाते थे लोग। तो मेरी दादी तो मजबूत सी होती थी, तो उन्होंने टोकरी पे, आदमी जो मर गए उसको एक टोकरी में रखा और सर पे उठा के वहाँ गाड़ने के लिए। अच्छा। गांव वाले जाते थे, हम वहाँ ले गए। अच्छा। वो हैजा ऐसा चलता कि 1-2 महीने चला, फिर ख़त्म हो जाता था, 2-3। ऐसा नहीं कि साल भर चल रहा है। तो इस दौरान जो भी मरा उसको गांव वाले, जैसे मैं कह, उठाने वालों में मेरी दादी थी, जियाल परिवार से थी, जैसे मैंने आपसे कहा था, और जिनके एक वो टेरी महाराज के यहाँ वो दीवान हो गए थे। अच्छा। चक्रधर जियाल, तो उनके परिवार से थी। तो ले जाती थी नीचे ही गाड़ने के लिए। तो फिर बात को जाने के सिलसिले में मेरे परिवार वालों को कुछ सरकारी कुछ संबंध था सरकार से, तो उनको नीचे सब जगह खाली थी ज़मीन, तो उनको एक पूरा गांव मिल गया, दोलंडा बोलता उसको। अच्छा। वहाँ थापली से 1-8 किलोमीटर नीचे होगा। थापली में आबादी बहुत थी और पानी की कमी, पानी दूर था और लकड़ी घास की भी कमी थी। तो दोलंडा में ये सब, वो जंगल ही जंगल था, बाग रहता था वहाँ। तो दोलंडा में ये था कि पानी नज़दीक था और जंगल था, चारों तरफ बाग रहता था, उसमें ये झाड़ी तुंगा बोलते थे, आप जानते हैं तुंगा? हाँ, हाँ,
सारा इलाका तुंगा की झाड़ियों से भरा, और दिन में बाघ सोए रहते थे और खरगोश होते थे जी। तो वहाँ गांव में रहे हम लोग, और रहे इसलिए कि थापली में हैजा फैल गया। और उन दिनों ये था कि हैजा के गांव वालों में से अन्य गांव वाले किसी को आने नहीं देते। हाँ, क्योंकि हैजा ले आएगा। हाँ। क्या तो हम लोग ये जो सरकार ने ज़मीन दे रखी थी हमें, तो वहाँ जाकर बस गए। वहाँ जाके बसे जी। और तब थापली से ले आए, बैल भी ले आए, गाय भी ले आए, और सभी कुछ ले आए ऊपर से। और मेरे पिताजी और उनके भाई बहन जो थे, वो सब एक एक टोकरी अनाज की ले आए, सर पे रखा उन्होंने। अच्छा। वो 2-3 किलोमीटर होता था थापली से, 2 दिन रहा, तो 2 दिन रह गए। और अच्छा। वहाँ रहने लगे। तो आपका बचपन भी फिर वहीं बीता? वहीं बीता, जहाँ वहीं पर। अच्छा। और स्कूल भी वहीं? जहाँ वहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर पे एक प्राइमरी स्कूल होता था। एक गांव था अणेत। अच्छा। अणेत ज्वालपा देवी के ऊपर, तो वहाँ प्राइमरी स्कूल था। तो जब स्कूल जाने लायक हो गया, 8-9 साल का हो गया, तो अणेत में पढ़ने लगा। अच्छा। प्राइमरी स्कूल में जी। और उसके बाद आप आए पौड़ी मेस्मोर? हाँ, उसके बाद जहाँ मेरे ताऊ जी सरकारी नौकर हो गए थे, तो उनकी नौकरी लग गई थी पौड़ी में, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में। तो अपने साथ ले गए मुझको जी। अब पौड़ी में एक अच्छा सा ईसाई स्कूल होता था। ईसाई वाले तो अपने धर्म प्रचार के लिए खोल रहे थे स्कूल, मिशनरीज के स्कूल, मिशनरी। हाँ, तो मेस्मोर मिशनरी कोई रहा होगा, तो मेस्मोर के नाम पर उन्होंने बहुत सारे स्कूल स्थापित किए थे। उसमें लड़कियां भी, पहले लड़कियों के लिए स्कूल जो थे सब लड़कों के लिए प्राइमरी स्कूल। अच्छा। तो वहाँ अणेत में जो स्कूल खोला, वो लड़कियां भी उसमें आनी शुरू हुई। और तो वहाँ गया अणेत में से दर्जा 4 पास किया। और मेरे ताऊ जी, जैसे मैं आपसे कह रहा था, पौड़ी में वो पढ़वर के आए थे, तो सब रजिस्ट्रार, ये प्रॉपर्टी का जायदाद का रजिस्ट्रेशन वो हो गए। तो मुझको गांव से वो पौड़ी ले गए। अच्छा। तो पौड़ी में गया, तो उन्होंने मुझको मेस्मोर में भर्ती कर दिया। मेस्मोर पहला स्कूल था जिसने लड़कियों को पढ़ा, हाँ, एडमिशन दिया। और लगभग हर एक क्लास में, ये हाई स्कूल था तो दर्जा 10 तक था वो, और शुरू होता था दर्जा 4 से। तो दर्जा 4 से दर्जा 10 तक हर एक क्लास में लड़कियां। मैं जब था वहाँ, तो मेरे क्लास में 4 लड़कियां थीं। अच्छा। सब आसपास के लड़कियां बहुत ही कम जाती थी। और तो ये जो हरिजन लोग हैं, उनको लड़कियां तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गरीब लोग थे वो, हल जोते थे, खेती में मदद करते थे। तो और उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, घर व थे, झोपड़ी वोपड़ी। लेकिन अपने की जो हमारा खेत है, इसमें जौ उगाओ या गेहूँ उगाओ या कोई और फसल लगा, तो उनके पास नहीं थी ज़मीन। तो ये एक तो वो चिड़ाई का करते थे, पत्थर जोड़ करके मकान चिड़ाई, और कुछ थोड़ा बहुत बढ़ई का काम, गांव में हल बनाते लोग, और जो भी गांव के जो, और थोड़ा बहुत ये क्या कहते हैं, टमटा जिसे कहते हैं, मिस्त्री जो थाली बना लेते हैं, जहाँ बर्तन वगैरह बनाने का, तो ये वो करते थे। तो हमने एक हरिजन को ज़मीन दी। बहुत बड़ा गांव था, चोटी से लेकर के नदी तक, और वो नदी तब ज्वालपा में जाती थी। अच्छा। तो एक को जब हमारा ज़मीन थी, तो उसको दे दी, तो वो रहने लग गया, हमारे साथ काम करता था। तो क्या जब मेरे ताऊ वहाँ हो गए पौड़ी में सब रजिस्ट्रार ज़मीन की रजिस्ट्री करने के लिए, तो मुझको ले गए वहाँ। और तब पढ़ाई का सबसे अच्छा स्कूल पौड़ी था। तो आपने मेस्मोर से 10वीं तक की पढ़ाई की या 12वीं तक वहीं से पढ़े? नहीं, 10वीं तक। वो 10वीं तक था वो।
अच्छा 10वीं तक था, हाँ। फिर 11वीं 12वीं आपने कहाँ से 11 की? इस बीच में ये हो गया कि जब मैं 8 में था तो मेरे ताऊ जी का ट्रांसफ़र लैंसडाउन हो गया। ओके। हाँ, तो मैं लैंसडाउन अच्छा तो हाई स्कूल जो है वो लैंसडाउन से जी। किंग जॉर्जेस हाई स्कूल बोलते थे, तो लैंसडाउन से हाई स्कूल पास किया। और हाई स्कूल पास करने के बाद मेरे ताऊ जी इस पक्ष में नहीं था कि मैं कॉलेज जाऊँ, अच्छा तो मुझको 11 में नहीं जान दिया उन्होंने। और उन दिनों नौकरियाँ मिल जाती थी, तो एक सरकारी नौकरी खोली। यूपी सरकार ने दफ्तर खोले जी। अपने सब जहाँ तहसीलें हो गए, और उन दफ्तरों का काम था कि चीज़ों के दाम, अन्न के दाम, कपड़े के दाम इत्यादि वो लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार, जी। ताकि उत्तर प्रदेश सरकार को मालूम हो कि किस जगह अन्न कितने रुपए किलो हिसाब से बिक रहा है, कहाँ महंगा हो रहा है। अच्छा तो वो सब करे। तो उसमें कहा तो मेरे ताऊ जी उस डिपार्टमेंट चले गए। अब जेरी खाल में से हाई स्कूल पास किया, और फिर उन्होंने मुझे कॉलेज में, मेरे साथ के लोग गए कॉलेज में, मुझे बहुत बुरा लगा, कॉलेज में नहीं गए। तो मैंने कहा भाई कॉलेज, अच्छा एक जो दफ्तर खुला था जो अन्न इत्यादि की उपज के दाम उत्तर प्रदेश सरकार को भेजता था, वहाँ लगा दिया। तो वहाँ नौकरी की एक आध साल। और फिर जो उसके दफ्तर के हेड थे, मुख्य थे, तो उन्होंने मैंने उनसे कहा साहब कि मेरी तनख्वाह मेरे ताऊ जी को दे देते थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये कुछ महीने के रख लें। और फिर उन्होंने करीब 3-4 महीने की मेरी तनख्वाह रखी, और वो ले करके मैं एक दिन लैंसडाउन तक बस आती थी। लैंसडाउन कोटद्वार में तो रेलवे स्टेशन था ही। तो उन्होंने मेरी 4-5 महीने की तनख्वाह दी, वो मैं उनसे ले करके कोटद्वार गया, कोटद्वार से गाड़ी पकड़ी और देहरादून पहुंच गया। अच्छा। और देहरादून में डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले खुद ही आपने? हाँ, खुद ही। अच्छा। ये सब खुद ही किया। और देहरादून में कुछ रिश्तेदार थे, एक हमारे ताऊ जी थे, उन्होंने एक अखबार खोला था, गढ़वाली नाम, गढ़वाली, हाँ, विशंबर दत्त चंदोला उनका नाम था। आपका जर्नलिज्म से जो लगाव हुआ वो उसी अखबार की वजह से? उसी को अखबार। अच्छा। जब मैं देहरादून गया जी। तो ताऊ जी के पास आता जाता रहता, रहने को तो कहीं और था, लेकिन ताऊ जी के पास आता जाता रहता, तो अखबार में थोड़ा बहुत देखभाल करने का, जो लोग भेजते थे, खबर भेजते थे, किसी को टेलीफोन करना है, तो वो सब उनके साथ करता रहा। और जो गढ़वाली ये था वीकली। अच्छा, वीकली था। ओके। और ये हिंदी भाषा में छपता था या गढ़वाली में ही छपता था? ये हिंदी में छपता। हिंदी में छपता था, गढ़वाली में छपता, लेकिन मुख्य हिंदी में। अच्छा। और वहाँ एक टिहरी में बड़ा भारी आंदोलन चल रहा था कि टिहरी महाराज की रियासत को भारत में शामिल किया जाए उसको। और वो आंदोलन बहुत चल रहा था। तो एक जगह है रास्ते में तिलाड़ी, तिलाड़ी बहुत बड़ी सभा हुई वहाँ। और तिलाड़ी सभा में राजा की गोलियां चलाई। तिलाड़ी कांड जिसको याद किया। तिलाड़ी कांड। तो जो गढ़वाली पत्र था उसमें पहली दफ़े तिलाड़ी का जिक्र हुआ। अच्छा। तिलाड़ी का जिक्र हुआ, और अंग्रेज़ सरकार इस कदर नाराज़ हो गई कि उन्होंने पत्र बंद कर दिया। पत्र भी बंद कर दिया, और जो कार्यालय था, वो प्रेस था वहाँ उनका, ताऊ जी का अपना प्रेस, तो वो भी बंद कर दिया, और ताला वाला लगा दिया उसमें। अच्छा। हाँ, तो खैर ये सब रहा। और फिर वहाँ से उसके बाद आपका दिल्ली जाना कैसे? पहली जॉब आपकी जो थी वो हिंदुस्तान टाइम्स में? हिंदुस्तान टाइम्स नहीं, वहाँ से तो, और तो फिर वहाँ से मैं इंटरमीडिएट पास करने के बाद अपने आप ही गांव में मेरे पिताजी के पास बैल वगैरह खेती करने का सब साधन था, और एक भैंस भी थी। तो मेरे पिताजी ने भैंस बेची, तो भैंस 600-700 रुपये में बिकी भैंस। अच्छा। और फिर मैं गांव गया,
तो मैंने पिताजी कहा मुझे आगे पढ़ना है, तो उनसे 500 रुपये लिए मैंने और मैं इलाहाबाद चला गया। अच्छा। तो इंटरमीडिएट तो पास किया देहरादून, और उसके बाद तब आगे पढ़ने की बड़ी इच्छा थी कि साहब पढ़ना ही चाहिए, तो और कोई तरीका था नहीं। तो गांव में गया, देखा पिताजी के पास 600-700 रुपये आए, तो उनसे 500 रुपये लेकर मैं इलाहाबाद चला गया। और इलाहाबाद छोटा ही था तब, विश्वविद्यालय खूब चल रहा था, नेहरू जी का शहर था वो, और राजनीति में काफ़ी आगे काम करता था, काफ़ी सक्रिय, बहुत सक्रिय था राजनीति में। तो वहाँ मैं भर्ती हो गया और पढ़ने लगा BA। पूरा हिंदुस्तान के एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का पुरातन इतिहास उसमें, और साथी भी थे मेरे तो देहरादून में। और वो जो मेरा ताऊ जी का अखबार था उसमें कभी लिख लेता था थोड़ा बहुत। अच्छा। जहाँ कभी नहीं ठीक, दूसरों की भी लिखा, वो तो ठीक ठाक तो करता ही था, अलावा उसके ताऊ जी का अखबार गढ़वाली जो पुत्र था, तो उसके लिए मैं उसमें कभी कभी कुछ लिख लेता था। तो इलाहाबाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पत्रिका थी मैगज़ीन, महीने में एक दफ़े छपती थी। अच्छा। तो उसके लिए कुछ लिखा, मैंने थोड़ा बहुत लिखा। और इलाहाबाद में क्या हैजा हो जाने कुछ हो गया, तो मैं उसकी वजह से बंद रहा कुछ दिनों विश्वविद्यालय इलाहाबाद में। हमारे यहाँ से काफ़ी लोग थे पौड़ी से, एक हमारे साथी मर गए अब तो, जसवंत सिंह नेगी। अच्छा। वो वहाँ प्रोफेसर हो गए थे एंशिएंट इंडियन हिंदुस्तान के प्राचीन इतिहास में जी। और अन्य साथी थे, तो वहाँ चला गया और विश्वविद्यालय का छात्रावास था, वहाँ रहने लगा। वो ज़रा देर से आए, जब तक वो आया तो उनको छात्रावास में कहीं जगह नहीं मिली। अच्छा। हाँ, तो और जिस छात्रावास में रहता था, हॉलैंड हॉल उसका नाम था, तो वो ईसाई संस्था चलाती थी उसको। अच्छा। हमें प्रेस्बिटेरियन चर्च चलाता था। अच्छा। तो वहाँ मुझको छात्रावास में कमरा मिला, और ये नेगी जी आए, उनको कहीं जगह नहीं मिलता, उनका हमारे साथ रहो, तो मेरे साथ रहे वो महीने से अधिक। तो उसमें नियम था कि कोई भी विद्यार्थी अपने अतिथि को 10 दिन से ज़्यादा नहीं रखेगा। अच्छा। और मेरे साथ महीने भर, तो जो अमेरिकन जो चलाता था उसको डॉक्टर स्टुअर्ट। अच्छा। तो बहुत अप्रसन्न हुआ कि भाई तुम तो जो रूल्स हैं, जो उसके कायदे हैं, उनको भंग कर रहे हो। तो उन्होंने निकाल दिया मुझको। अच्छा। मुझको निकाल दिया। तो जसू भाई जो मेरे साथ रहते थे, हाँ, वो भी, हम दोनों निकल गए। और तब ढूंढने लगे मकान, कहीं जगह कमरा मिले किराए पे। विश्वविद्यालय में थे, लेकिन तब रहने की जगह नहीं थी जी। जो हॉलैंड हॉल जो जगह थी जहाँ मुझे कमरा मिला था, वहाँ से सब बहिष्कृत हो गया। तो तब मैं और नेगी जी, जसो भाई हम कहते, हम जा कर के कमरा ढूंढने लगे जी। तो वहाँ एक विश्व बिल्कुल पास एक जगह है, उसका नाम है कटरा। अच्छा। तो कटरा में एक मुसलमान के घर में वो दे रहा था किराए पे कमरा। तो मैंने जसो भाई ने ले लिया कमरा, तो हम दोनों वहीं रह रहे थे और विश्वविद्यालय जाते थे। वो तो MA पढ़ रहे थे, मैं BA प्रथम वर्ष में था। तो वहाँ रहे, वहाँ से BA पास किया। और फिर जाने क्या हुआ, MA का मेरे को खर्चा कर, मेरे घर में गांव में आमदनी इतनी थी नहीं, सिर्फ खेती करते थे मेरे पिताजी। खेती से अन्न इतना नहीं बिकता था कि मुझको विश्वविद्यालय खर्चा दे सकें। तो मैं कुछ दिनों पौड़ी आया, और पौड़ी में एक संस्था क्या सभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उसमें जॉब करने लगे। उसमें जॉब मिला। और तब और फिर दिल्ली जाना कैसे हुआ? मतलब हिंदुस्तान टाइम्स की जो पहली जॉब थी, उसकी शुरुआत कैसे हुई? उसका ये हुआ साहब कि
जब बीए कर लिया मैंने वहाँ से, और एमए का साधन नहीं था, तो उनका दिल्ली जा कर के नौकरी ढूंढी जाए। अच्छा। जैसे यहाँ से पहाड़ के लोग करते हैं नौकरी के लिए, तो दिल्ली गया। तो दिल्ली में दिल्ली तब छोटा ही था, लेकिन मेरी इतनी बड़ी जान पहचान नहीं थी कि कहीं जाके दफ्तर जाके नौकरी ढूंढ सकूं। दिल्ली में ये हिंदुस्तान टाइम्स दैनिक छपने लग, सबसे बड़ा अखबार था तब दिल्ली का, अब तो और अखबार आ गए हैं। तो उसके संपादक थे देवदास गांधी, महात्मा गांधी के पुत्र थे, महात्मा गांधी जी के बेटे। हाँ बेटे थे, आपके पहले संपादक वही थे। तो अच्छा, बीच में ये हुआ था कि जब मैं कह रहा था कि हमारा साप्ताहिक बंद कर दिया, तो मेरे एक ताऊ जी को बिरला जी के और अखबार भी थे हिंदुस्तान में, एक कलकत्ते से था, एक पटने से था, एक दिल्ली से था। तो बिरला जी के एक अखबार में मेरे ताऊ जी को काम मिल गया पटने में। अच्छा। और उनके साथी थे देवदास गांधी। अच्छा। गांधी जी के पुत्र, वो रहते थे चेन्नई में, मद्रास में। वो छोड़ करके पटना आ गए थे और पटने में उनका परिवार रहता था। तो मेरी जान पहचान थोड़ा बहुत कम, लेकिन ताऊ जी के साथ ही थे। तो ताऊ जी के साथ दोनों ने एक साथ काम किया कई साल। बिरला जी का अखबार, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, उसका हिंदी का दैनिक था वो, छोटा सा ही नाम तक है। तो दिल्ली में कहीं दिल्ली में नौकरी कहाँ ढूंढो, तो तब मुझे याद आया कि मैं देवदास जी को जानता। देवदास जी तब तक बिरला जी के पास चले गए, और बिरला जी ने उनको हिंदुस्तान टाइम्स का मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों और हिंदुस्तान टाइम्स का दफ्तर खुल गया था कैनॉट प्लेस में। कैनॉट प्लेस में बड़ी भारी इमारत थी 12 खम्बा रोड के सामने, तो वहाँ हिंदुस्तान टाइम्स का दफ्तर खुला था। तो मैंने होशियारी में सोचा कि देवदास जी एडिटर है, उनके पास क्यों नहीं जाऊँ। उनसे मुलाकात थी, और मेरे ताऊ जी के साथ साथ बहुत साल दोनों पटने में काम कर चुके थे बिरला जी के अखबार में। तो मैं गया उनके पास, तो उसने काम वाम किया। मैंने कहा साहब ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत लिखा है, कुछ मैगज़ीन, कॉलेज की मैगज़ीन थी, उसके लिए लिखा है। वो दिखाया मैंने, तो कहने लगे टाइपिंग जानते हो? और टाइपिंग सीख लिया था मैंने, शॉर्ट हैंड। मैंने कहा साहब सीख रहा हूँ, अब ज़्यादा नहीं जान, लेकिन टाइप राइटिंग में ठीक ही था। तो उन्होंने एक पुरानी कोई पत्रिका निकाली और मुझको दिया, उसको कहने लगे देखो ये जो एडिटोरियल इसमें छपा है, इसको टाइप करके ले आओ। अच्छा। तो मैं गया, टाइप करके लाया, शायद गलतियाँ ज़्यादा नहीं थी। तो उन्होंने देख करके कहने ठीक है, फ़ौरन ही नौकर रख लिया उसको, एडिटोरियल असिस्टेंट, एडिटोरियल दफ्तर में असिस्टेंट का काम करने नौकर रख लिया उन्होंने। और उन दिनों तनख्वाह बहुत ही कम होती थी जी। तो 145 रुपये माहवार के। अच्छा। उन कमी तनख्वाहें तो कम थी और कमी खर्चे से काम कर जाता, तो वहाँ नौकरी मिल गई। तो पहला अखबार था मेरा क्या, और पढ़ने लिखने में शायद ठीक रहा होऊंगा, तो वहाँ और काम मिल जाता था। माना कोई सब एडिटर नहीं आया, हफ्ते की छुट्टी ले ली, उसने बीमार हो गया, कुछ हो गया, परिवार में तो नहीं आया, तो उसकी जगह मुझको लगा दी। कोई रिपोर्टर नहीं आया, उसकी जगह मुझको। एक बंगाली होते पृथ्वी चक्रवर्ती, वो यूपी असेंबली दिल्ली असेंबली बन गई थी, दिल्ली विधानसभा, तो उसकी जगह मैं काम कर लिया। तो जहाँ कहीं कुछ होता था तो वहाँ जा कर के, और कोई आया नहीं, सब रिटर्न नहीं आया, तो उसकी जगह मुझे। अच्छा। तो इस तरह से सभी काम सीखा।
और इसी दौरान हिंदुस्तान टाइम्स में जॉब करते हुए ही आप पहली बार तिब्बत यात्रा पे गए। हाँ जी। तो वो कैसे शुरू हुई? वो किस्सा ये हुआ कि अचानक क्या हुआ कि शायद काम ठीक ही करता होऊंगा या अच्छा ही करता होऊंगा। तो एक दिन देवदास जी ने बुलाया, मालिक ही थे, मालिक ही समझते थे, यानी जो कुछ करना वो देवदास ही करते थे। तो मुझे बुला करने कि देखो ऐसा है कि जो हमारे लखनऊ के संवाददाता हैं, एक मद्रासी थे राजे अय्यर, वो छुट्टी जा रहे हैं 2-3 महीने की, तो मैं तुमको लखनऊ भेज रहा हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य होगा कि लखनऊ सीनियर जॉब था, काम में जूनियर मोस्ट असिस्टेंट था। तो बोले वहाँ तो कहने कर सकोगे? मैं कोशिश करूँगा। तो उन्होंने उठा के मुझको लखनऊ भेज दिया। तो लखनऊ में से तब यूपी भर के समाचार इत्यादि भेजने पड़ते थे, तो वो सब किया। और तब गढ़वाल आता रहता था, माँ बाप थे तब, तो आता रहता, भाई बहन सब थे। तो चीन सन 50 में चीनी आ गए थे तिब्बत में, फौज वौज लेकर के, बहुत हल्ला मचा हिंदुस्तान में, चीनी आ गए हैं, आक्रमण हो गया है, तिब्बत पर अधिकार कर लिया उन्होंने, ये तो हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं है। तो बहुत हल्ला था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कुछ इसके खिलाफ कहा, लेकिन तिब्बत बहुत उसमें आ गया, चर्चाओं में था। हाँ, बहुत चर्चा में आ गया, सभी जगह, अखबारों में सब जगह, दुनिया भर के। चाइना है, चीन ने हमला करके उस पर अधिकार कर लिया। तो ये सब जगह था। और मैं छुट्टी, हाँ, बीच में हिंदुस्तान टाइम्स ने एक कानपुर से सप्लीमेंट खोला। कानपुर बड़ा शहर था, अभी बड़ा शहर है। तो कानपुर से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके क्लोजिंग जब दिन समाप्त हुआ तो शेयर के दाम क्या थे, किस बॉम्बे डाइंग वगैरह बिरला जी कंपनियाँ थे, उनके शेयर क्या, तो वो नहीं छपता था। तो देवदास ने कहा कि कानपुर में एक छोटा एडिशन खोलते हैं 2 पेज का, और उसमें सब छापते हैं। तो मुझको उसको एडिट करने भेज दिया। अच्छा, अब उसमें ये था कि उसमें साप्ताहिक छुट्टी नहीं, इतवार की छुट्टी, रोज़ काम करो। तो तो मतलब कोई वीकली ऑफ नहीं था? नहीं, कोई एकदम कोई छुट्टी नहीं। अच्छा। होली की नहीं, दिवाली की नहीं। अच्छा। वो रोज़ ही निकलता था, दिल्ली से आता था मुख्य अखबार, उसमें वो कानपुर का छपा, कानपुर एडिशन उसके अंदर रख दिया था, और तब वो बांटा जाता था। और खूब चला, अच्छा चला, क्योंकि पहली बार व्यापारिक बातें, कौन कंपनी कैसे चल रही है, उसके शेयर कितने में बंद हुए। और एक दुनिया भर अब भी छपता है, कॉटन क्लोजिंग, न्यूयॉर्क कॉटन क्लोजिंग, कि कॉटन जो सूती है किस दाम पे बंद हुआ, वो सब छपता। तो अच्छा बिकने लगे इसकी वजह से, क्योंकि कानपुर व्यापारिक शहर था, तब व्यापार के सब लोग लेने लगे उसको। कानपुर का कोई अपना अखबार नहीं था। लखनऊ से 2 अखबार आते थे, पायनियर और नेशनल हेराल्ड, और कानपुर कोई अखबार नहीं था। तो जो कानपुर में जो डेली हमने छापना शुरू किया उसको देवदास जी ने, तो मैं उसके चार्ज में भेजा। कानपुर में ये था कि रोज़ काम करना पड़ा। तो आपकी छुट्टियां जो है वो एक्यूमुलेट होती हैं, जमा होती हैं। संडे को कोई छुट्टी नहीं, होली थी, दिवाली थी, किसी त्यौहार, कोई साल भर ऐसा। तो 2-3 साल के काम किया मैंने। तो मेरी छुट्टियाँ गई 2 यहाँ 60, 61, 62 ऐसी छुट्टियाँ। अन संडे की छुट्टी मिलती, लेकिन मिलती नहीं थी, लेकिन दिखाई देता। तो संडे जो ऑफ थे मेरे, प्लस ये जो दिवाली छुट्टी जो हो रही इत्यादि छुट्टी, सब मिला करके 200 कुछ दिन की छुट्टी हो गई मेरे पास। तो तब एक दिन जब तिब्बत का इतना चक्कर हुआ, और मुझे मालूम था कि मेरा जो ज़िला है वो तिब्बत की सरहद पर है,
जी जैसे अब भी है, जी ठीक तिब्बत की सरहद पर। अचानक मेरे दिल में कि तिब्बत जाया जाए। तो मैं दिल्ली गया देवदास जी का कि साहब मुझको छुट्टी दे दीजिए, जितने मेरे हैं 2-3 महीने जो हैं दे दीजिए, मुझे तिब्बत जाना। तो देवदास जी के ससुर होते थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अच्छा, हाँ, सी हाँ, राजगोपालाचारी। हाँ हाँ जी जरा, वो हिंदुस्तान के गवर्नर अंग्रेज चले गए, जी, पहले गवर्नर पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती, जी और वो देवदास जी के यहाँ आते रहते थे, तो उनसे मुलाकात हो जाती थी। तो जब मैंने देवदास जी से कहा साहब मैं तिब्बत जाना चाहता हूँ, तो पहले कहा क्यों टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो उनका साहब वो कुछ किसी ने नहीं लिखा तिब्बत में, जो जनरल खबर रॉयटर क्या आती थी इंटरनेशनली वही छपती थी। तो मैंने कहा कि साहब मैं एक चक्कर तिब्बत लगाना चाहता हूँ। तो राजगोपालाचारी भी इसके पक्ष में नहीं थे। तो कहने लगे कि देखो आजकल हिंदुस्तान चीन के बीच में न पासपोर्ट है न वीज़ा है, तुम ऐसे जाओगे। तो मैंने कहा वहाँ से व्यापारी हर साल जाते हैं। उस वक्त तक यहाँ से भी व्यापार हुआ करता था। हाँ, ये बहुत ये माणा नीति से उस वक्त होता था। बहुत सारे व्यापारी इन गाँव में व्यापारी रहते। वो उन मुख्य काम उनका यही था कि वहाँ जाओ, एक तो यहाँ से सामान वामान लेके जाओ, फिर वहाँ से ऊन लेके आओ, ऊन बहुत होती थी वहाँ, और नमक। तो नमक तो तिब्बती ले आते तो कुछ, लेकिन हिंदुस्तानी व्यापारी जाकर के माणा गाँव वाले नीति वाले ये तिब्बत गए। वहाँ से बकरियों पे उन दिनों साधन, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई बैलगाड़ी नहीं थी, तो साधन तो बकरियों पे लाद के लाद, वो दोनों तरफ थैले होते थे, बकरियों पे लाद के, एक तरफ 7.5 किलो का, दूसरी तरफ 7.5 किलो, तो 15 किलो का फांचा बोलते थे। अच्छा। तो फांचे पे लाद करके बकरियों लाद। और बकरियों के काफिले, इन गाँव में बकरियाँ बहुत पालते थे लोग। तो कोई व्यापारी जो अच्छे हालत में है, कोई 250 बकरी ले गया, कोई 200 ले गया, कोई 300 ले गया। तो इस तरह से व्यापार चलता था। और माणा वाले इलाके में नंदप्रयाग में एक हमारे मेरी माँ के गांव के बगुना जी एक रहते, तो उनके पास गए तो कहने ठीक है, हमारे जो लोग जा रहे हैं वो बगुना जी का मर गया, तो यहीं मरे हैं, तो उनका वो इनको व्यापारियों को फाइनेंस कर दे, पैसा उधार में देना ये साल 1000 रुपये लेके अगले साल 500 जो कुछ, तो जानते थे इन व्यापारियों। तो उनका साहब मुझको किसी के साथ भेज दीजिए, वहाँ जाना चाहता हूँ। तो तय हो गया। उदय सिंह एक थे, तो वो ले जा रहे थे अपना काफिला करीब 250 बकरियों का। और एक तिब्बत में एक जानवर होता है बैल के, तो बड़ा भारी, याक बोलते हैं, याक, हाँ, बहुत बड़ा जानवर, बैल से बड़ा होता था। तो कुछ जो ज़्यादा भारी सामान है तो वो याक पे जाता था। बाकी बकरी 15 किलो तक ले जाती थी, 750 किलो एक तरफ, दूसरे फांचे में, तो याक ज़्यादा ले जाता था। तो वो इन लोगों को जानते, उनका एक कोई जा रहे थे उनके साथ, उनके मित्र उदय सिंह, तो उनसे उन्होंने कहा इसको भी ले जाओ। तो उदय सिंह ठीक है, तो सब उदय सिंह के साथ में गया। जिस साल जाना था तो यहाँ से माणाधुरा पास, एक बड़ा पास था जहाँ से रास्ता था, रास्ता क्या था, ऐसे ही पैदल का रास्ता था। तो ये सब बद्रीनाथ गया, बद्रीनाथ से फिर और आगे गया, और उसके बाद वो माणाधुरा पास गया। माणा 18,400 फीट पे। अच्छा। हाँ, बहुत ठंडा, बहुत ही ठंडा, और बर्फ़ जमी उसमें। तो खैर व्यापारी बहुत, मेरा ख्याल है कम से कम 10-12 लोग रहे होंगे जो बकरियों हाँक रहे थे। 250 बकरियाँ थी। तिब्बत में सबसे पहले एक मठ पड़ता था, बहुत पुरातन मठ, यानी बुद्ध भगवान के ज़माने का, नाम था उसका थोलिंग मठ। अच्छा। हाँ, तो वहाँ रहा कुछ दिनों ये बकरी वालों के साथ। उसके बाद धीरे धीरे करके पश्चिमी तिब्बत की राजधानी होती थी गर्तोक।
तो वहाँ से धीरे गरतोक गए। गरतोक में ये दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगा ली। जो सामान यहाँ से ले गए थे वो बेचना था उनको, और वहाँ से ऊन खरीदना था। अच्छा। दुकान लगा ली उन्होंने वहाँ और ऊन खरीदने लगे। और बीच बीच में जब समय होता था तो ऊन वो हिंदुस्तान भेज, गौचर में बड़ी भारी मंडी थी वो तो ऊन की, तो गौचर ले आते थे, गौचर में बेचते थे। तो समय समय पे जब काफ़ी ऊन इकट्ठा कर लिया उन्होंने तो गौचर वो लेके आते थे। गरतोक में ल्हासा का, दलाई लामा का गवर्नर, गरपोन बोलते थे उसको। अच्छा। तो गरपोन रहता था और उसका दफ्तर था बड़ा हुआ। और जब चीनी आए तो ये तिब्बती बहुत डर गए कि उससे पहले, मेरे ख्याल है उससे करीब 10 साल पहले चीनी आए थे, तो उन्होंने बड़ा उधम, लोगों को मारा पीटा, ये सब बहुत यातनाएँ थी, तो लोगों को याद थी। तो जो पश्चिमी तिब्बत में दलाई लामा का गवर्नर था, गरपोन भाग गया ल्हासा से, और जिससे संभव हुआ वो ल्हासा भाग गया। तो अब मुझे जाना था आगे, तो मुझे वहाँ एक सिस्टम था, अब तो ख़त्म हो गया, कि तिब्बत में यात्रा करने के लिए सरकार से परमिट लेना पड़ता था। और नाम था परमिट का लमिक। तो सरकार से लमिक लेकर के तभी आप जो है और अन्य स्थानों को जा सकते थे। गरतोक तो मैं गई, तो मैं गया तो वो जो गवर्नर था वो तो भाग गया था, लेकिन उसके साथ अन्य लोग जो काम कर रहे थे, तो मैंने कहा था मुझे लमिक चाहिए। उसने कृपा करके लिख दिया लमिक। उसमें आज्ञा होती कि उस चिट्ठी को, उस लमिक को लेकर के आप गांव के जो मुखिया उनके यहाँ जाएं। अच्छा। जाएं, और उसमें लिखा इस आदमी को अगले पड़ाव तक एक अच्छा। एक याक या घोड़ा और अन्य कुछ जो वो, और एक आदमी। अच्छा। अगले पड़ाव तक। मैं आया था कि तिब्बत तक देखूंगा, लेकिन हो सके तो सिंचियान तक जाऊँ। अच्छा। माफी, उसके आगे, तिब्बत के आगे हिमालय सब फैला था तिब्बत में। खैर तिब्बत में काफ़ी समतल भूमि थी और तालाब थे, जैसे राक्षसताल बोलते थे उसको, राक्षसताल, मानसरोवर, और ऐसे खुले नमक के मैदान। समुद्र का पानी सूख करके, पानी तो उड़ गया लेकिन वो नमक छोड़ जाते थे। हमारे गढ़वाल और अल्मोड़ा और ये पहाड़ों का नमक और नेपाल का सब तिब्बत से आता। जो पश्चिमी हिंदुस्तान में नमक बनाने के बड़े कारखाने थे, गुजरात इत्यादि में, वो पहाड़ से बहुत दूर पड़ते थे। तिब्बत नज़दीक पड़ता था। तिब्बत बहुत नज़दीक पड़ता था। और फिर पश्चिम हिंदुस्तान जाना बहुत लंबा सफ़र, गढ़वाल से भी पैदल था उन दिनों। वो लमिक ले करके आगे चलता रहा सिंचांग की तरफ, उत्तर की तरफ। अच्छा। तो और तब चाइनीज़ ने अपने खेमे बना लिए थे जगह जगह। और एक जगह ब्रह्मपुत्र के सतलज के नज़दीक वो अपना हेडक्वार्टर बना रहे थे, गरगुन शाह, जो उनका मिलिट्री अभी है उनका हेडक्वार्टर, गरगुन शाह। और जो गरतोक था, जो तिब्बत का हेडक्वार्टर था, रीजनल हेडक्वार्टर, वो छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन गरगुन शाह जो सिंचांग की तरफ जाता था, वहाँ उन्होंने अपना हेडक्वार्टर खोल लिया। और मकान, हेडक्वार्टर में रहने के लिए सिपाहियों के लिए मकान बना रहा था। और सतलज के किनारे था, तो सतलज की मिट्टी और रेत इकट्ठा करके जो सिपाही थे वो लकड़ी के खांचे में भर करके धूप में सुखा रहे हैं। अच्छा। और उसको निकाल के ईंट बना रहे थे। अच्छा। तो उनको वो घर बना रहे थे, तो ईंट उसी से बनाए कि जो सतलज का पानी था उसको सुखा करके। तो धीरे धीरे करके मैं वहाँ तक पहुँचा। अच्छा, चीनियों का बड़ा अड्डा था
रास्तों का नितांत अभाव था, तो उन्होंने रास्ते बनाने शुरू किए। तो बिल्कुल नहीं था। चीन से आने के लिए सिंचान से एक रास्ता बनाया, रुद्रोक से होकर के गरगुंजा से ये जो था गरतोक तक और हिंदुस्तान की सरहद तक करीब। अब भी हैं वो, झगड़ा वगड़ा अब भी है हमारा उनसे कि उन वो जो कुछ क्षेत्र हैं सरहद में हमारे हैं कि चीनियों के हैं। तो सब तो मैं किसी तरह मार मार के पहुंच गया गरगुंजा। अच्छा, वहाँ से आप प्लान कर रहे थे कि आप आगे तक जाएंगे, हाँ तक जाएंगे। हाँ तो वहाँ तक आप पहुँच पाए थे या नहीं? हाँ, गरगुंजा पहुंच गया मैं। हाँ, वहाँ से आपने वहाँ लिमिट लिया और आगे की तरफ जब गए, चीनी बहुत ताज्जुब में आ गया, हिंदुस्तानी कहाँ से आ गया ये, क्या अच्छा। कैसे आया। तो जो उनका हेड था उन्होंने पूछा, सब कुछ कहाँ से आया हो, क्या आया हो, किसके साथ आया हो, दुनिया भर के साथ। तिब्बती में जानता नहीं था, बहुत ही कम 10-15 शब्द। तो एक दो भाषी बुलाया उसने, जो थोड़ा अंग्रेजी जानता था, थोड़ा हिंदुस्तानी जानता था और तिब्बती तो था ही वो। तो उसको रोज़ इंटरव्यू के, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, बाप क्या करता है, कहाँ तक पढ़े हो, दिल्ली में क्या नौकरी करते थे, क्या, दुनिया भर के सवाल। तो रोज़ाना सवाल जवाब होते रहते। और वो ये जान चुके थे कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली में रहते हैं? हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, ये सब बता नहीं पूरी कि कहाँ पैदा हुए, अच्छा, कहाँ स्कूल में गए, दिल्ली में क्या किया। तो मैंने कहा अखबार में काम किया, कहाँ छपता था अखबार, कहाँ बिक्री होती थी उसकी, दुनिया भर के सभी बातें, जितनी डिटेल रोज़ पूछता, रोज़ उत्तर लिखता और वो कहीं भेज। रुद्रोक या सिंचांग में उनका हेडक्वार्टर था, भूल गया, तो वहाँ भेजता रहता। वो मेरा हाल है कि रोज़ पूछता, रोज़ मुझे हाज़िरी लगानी पड़ती, सवेरे से शाम तक सवाल जवाब। उसने लिखा, उत्तर लिखे और वो भेज दिया था। क्योंकि जो वहीं तभी उसी जगह गरगुंजा में 2 और आदमी विदेशी पकड़े गए थे। उनमें से एक था सॉरी 2 आदमी हिंदुस्तान से गए थे हिंदुस्तान। उनमें था एक KI सिंह। अच्छा, क्या सिंह, वो नेपाल से था। अच्छा, नेपाल में प्रधानमंत्री रह चुका था। नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके थे। हाँ, KI सिंह, कुंवर इंदर सिंह या KI सिंह उनका नाम था। तो वो किसी का तिब्बत से भाग करके वो नेपाल आ रहे थे, पश्चिम नेपाल से होकर के वहाँ पकड़े गए मेरी तरह। अच्छा, वही कह रहा था गरतोक में क्या हुआ कि मुझको रहने के लिए जब एक लामा भाग गया तो लामा का खाली घर था, वहाँ पर रखते हम। अच्छा, और करीब चीन की सरहद से पैदल का रास्ता था गरतोक तक का, तो करीब 2 महीना लग जाता था। पूर्वी तिब्बत में तो कुछ अनाज हो जाता था, जौ खास तौर पे, कि जो पीस करके तिब्बती लोग सत्तू बनाते थे। सत्तू पानी में घोल करके और उसके गोले बना के खाते थे। सत्तू मुख्य भोजन था। सब्जी बहुत ही कम होती थी, गेहूँ बिल्कुल नहीं। तो वहाँ जो खेती वाले जो खेती, वो दलाई लामा के खेत थे, लेकिन वो जो किसान काम करते थे उनके स्लेव या उनके नौकर हुए, तो खेती वेती करते थे। और तो तिब्बत में गरतोक में था तो खाने की बड़ी कमी, खाना आता था सिंचांग से, महीना भर लगता था उसमें। अच्छा। तो 1-8 महीना नहीं आया तो खाने की बड़ी कमी हुई। तो चाइनीज़ ने अपने सिपाही, वहाँ जंगली याक बहुत है, जंगल में याक बड़ा भारी जानवर, और बकरी वकरी भी थी, अन्य जंगली जानवर थे। जो चीनियों ने अपने सिपाही भेजे कि मार करके, तो उनको मार करके याक ले करके। अच्छा। तो ये याक ले आए तो उसे एक रेजिमेंट का खाना हो जाता, 3-4 दिन। वहाँ से जब आप वापस लौटे तो आपने अखबार में ये बात, सबसे पहले ये बात दर्ज की कि चाइना इस तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तिब्बत में कर रहा है और ऐसी कोई स्पेशल फोर्स वहाँ है। तो हाँ, मैं वहाँ रहा
फिर वहाँ मुश्किल हो गई क्योंकि हिंदुस्तान आने के पास नीति धुरा बंद हो गया। इतना बर्फ़ पड़ती थी कि उसको पार करना संभव नहीं था। वापस आते समय। गर्मी में, हाँ, गर्मी में तो गल जाती थी बर्फ़, तो कम बर्फ़ हुई तो तब जाना संभव था, ज़्यादा बर्फ़ हुई तो असंभव। यानी आदमी डूब जाए उसमें, हाँ। आदमी तो दूर रहा, याक बड़ा जो वो भी डूब जाता था उसमें। अच्छा। तो इसलिए धुरा बिल्कुल जो तिब्बत से हिंदुस्तान आने के पास बंद हो रहे थे। तो मैंने चीनियों से कहा भाई हिंदुस्तान जाना चाहता, तो कहने लगे इसके लिए तो हमको आगे जहाँ मैं रिपोर्ट करना उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। उसमें बहुत समय लग गया, तो फिर वहीं रहा। फिर जब धीरे धीरे पास खुलना शुरू हुआ, बर्फ़ थोड़ी कम हुई, अब बारिश आई तो बारिश जो है वो बर्फ़ को लेकर के नीचे आ जाती थी, बर्फ़ खुली। तो वो जब शुरू हुआ तो मैंने कहा भाई आप तो जाने दें, तो उन्होंने जाने दिया था। और अब तब तक मुझे हिंदुस्तान छोड़े हुए 4 महीने से अधिक हो गया। अच्छा, 4 महीने आप तिब्बत में ही थे? हाँ, तिब्बत में रहे, जहाँ उस चीनी कैंप में। और कपड़े वपड़े तो थे मेरे पास, लेकिन जूते फट गए थे इतना। जहाँ हाँ करीब 2-3 हज़ार किलोमीटर चला हूँ तो जूते फट गए थे। तो चीनी हेल्प काफ़ी मददगार थे। कुछ उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कुछ कार्य सिवाय इसके कोई रोज़ बताओ कहाँ काम करते हो, कौन है, और एडिटर कहाँ बिकता है अखबार, क्या लिखता है, चीन के बारे में क्या लिखता है, तो ये सब रोज़ाना पूछताछ का काम चलता है। लेकिन कोई दंड वंड नहीं। वो एक लावा भाग गया था, उसके कोठरी में मुझको रखा। अच्छा। और सतलज के किनारे था, तो सतलज तक मुझको जाने देते थे मुँह हाथ धोने के लिए, लेकिन रहने के उसी कमरे में। तो वहाँ से जब वहाँ से कि एक हिंदुस्तानी को पकड़ लिया है यहाँ, उन्होंने आगे खबर हुई जो साहब भेजी, पता नहीं कहाँ भेजी। और ये भी भेजा कि वो जो और लोग, एक वो मैं कह रहा कि नेपाल का प्रधानमंत्री राजा से विद्रोह करके वो भी तिब्बत आया, उसको पकड़ के रखा हुआ। हम दोनों कहा दिया जा सकते हो वापस। तो तब शाम में ये नीति ग्रह से गया था, माणा से गया था, बद्रीनाथ से नीति थोड़ा नीति वो तो धीरे धीरे करके वापस आया। तो रास्ता नहीं था, नीति से चमोली तक पैदल ही जाना। चमोली से तो बस शुरू हो गई थी या नहीं, लेकिन कुछ साधन मिल गया और किसी तरह दिल्ली काठगोदाम पहुंचा। काठगोदाम से गाड़ी पकड़ी और दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली में तब और तो कोई ठिकाना नहीं था, तो हिंदुस्तान टाइम्स गए। तो देवदास जी के पास गया। तब तक 3-4 महीने हुए तो कुछ पता नहीं मेरा। देवदास जी से मिला तो पूछने लगे, कहा 3-4 महीने कहाँ रहे, क्या करते रहे। 3-4 महीने जो गायब रहा उसकी छुट्टी दे करके और फिर काम करने लग गया। और इस बीच कोई कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं होगा ऑफिस से? तो हिंदुस्तान टाइम्स को ये तो पता था कि आप तिब्बत में हैं। हाँ, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड समय था उससे ज्यादा बहुत मेरी छुट्टी रही होगी 2 महीने की ज़्यादा। अब वो यहाँ 5-6 महीने गुजर गए। तो देवदास के पास गया तो उन दोनों ये जो एडिटर लोग इतने सख्त नहीं थे, सख्त थे लेकिन इतने नहीं। तो काफ़ी फ्रेंडली थे। तो उसने कहा रहे क्या रहे, हम तो समझे तुम मर गए हो वहाँ, ऐसा अभी तक जिंदा ही हूँ। तो खैर नौकरी बरकरार हो गई। एक मेरे मित्र होते थे महेश चंद्र, वो स्टेट्समैन के संवाददाता थे उत्तर भारत में। तो
उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखो, तुम तिब्बत जाओ तो हमारे लिए लिखना। तो मैंने बेवकूफ़ी मान ली बात, उनके तो स्टेट्समैन के लिए लिखना शुरू हो गया। जबकि आप जॉब कर रहे थे हिंदुस्तान हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स और में। आपने हाँ, स्टेटमेंट्स के लिए हिंदुस्तान टाइम्स में मैं सब एडिटर था। जी। स्टेट्समैन में ये तिब्बत की यात्रा का कि बद्रीनाथ में कैसा था, तिब्बती यात्री कैसे आते थे, तिब्बती व्यापारी कैसे आते थे, व्यापार कैसे था, ये सब किस्सा कहानी। और वो हमारे मित्र थे तो उन्होंने कहा भाई हमारे लिए लिखा। मैंने और वो छपने लग गया स्टेट्समैन में। जब वो तो एक अंग्रेजी दैनिक होता था, दैनिक साहब था ऑब्जर्वर, तो उनका एक कॉरेस्पॉन्डेंट दिल्ली में रहता था, क्या यंग या कुछ, तो दिल्ली में उसने पढ़ा और वो आया मेरे पास कि भाई देखो हमको दे दो परमिशन इसको छापने की। मैंने जानता नहीं था मैं ज़्यादा कुछ, अब तो कानून बन गया ना, कौन लिख सकता है कौन नहीं लिख क्या परमिशन लेनी चाहिए, तो ये सब नहीं हुआ। तो मैंने हाँ कह दिया। तो जो कुछ स्टेटमेंट छप रहा था मैंने उसको भी दे दिया, और वो छपने लग गया लंदन में ऑब्जर्वर। अच्छा, हिंदुस्तान में उसका एकमात्र जो ऑब्जर्वर का डिस्ट्रीब्यूटर था, थोड़ी कॉपी बिकती थी, इंग्लैंड का अखबार कौन, तो वो ये तो हिंदुस्तान में आने लग गया। तो हिंदुस्तान टाइम्स वालों मालूम हो गया भाई ये तो ऑब्जर्वर के लिए भी लिख रहा है। तो देवदास जी इंग्लैंड गए हुए थे, उनकी जगह एक और एडिटर था, जॉइंट एडिटर था, दुर्गादास। वो बहुत नाराज़ हुए, कर ले देखो तुम तो यहाँ संपादक के व्यवहार काम करते हो, तो विदेशी अखबार यानी अन्य अखबार के लिए नहीं लिख सकते, ये तो वो है उल्लंघन है जो कानून है। देवदास इंग्लैंड गए हुए थे, लौट के आए तो उसने शिकायत की होगी। तो देवदास जी ने बुलाया एक दिन कि भाई तुम वहाँ उनके लिए लिखना, हाँ लिखा तो है, तो ये तो गलत है। तो वहाँ उनके लिए लिखा है, इतनी दफ़े लिखा है तुमने, तो हिंदुस्तान टाइम्स में नहीं काम कर सकते। अच्छा। तब मुझे 5-5.5 साल ऐसे कुछ हिंदुस्तान टाइम्स में गए, तो कर लें उनके लिए, तो कर लें कि हमको तुम्हारी छुट्टी करनी पड़ेगी यहाँ से। तो उन्होंने दिसंबर सन 54-55 की बात हो, उन्होंने जितना 15-16 दिन की तनख्वाह थी कर ले, उसका एक पर्चा लिखा और एक अकाउंटेंट था राम मसोई, उसको दे दिया। तो मुझसे कहा तुम ये 15-16 दिन तनख्वाह ले लो और छुट्टी हो गई। तो छुट्टी हो गई तो और मतलब आपकी इसकी वजह से आपको हिंदुस्तान टाइम्स की जॉब गंवानी पड़ी। हाँ गंवानी है। और इसका पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो था उस वक्त का, उस पर इन जो आर्टिकल्स आपके छपे उस पर क्या असर पड़ा? जवाहरलाल नेहरू की क्या प्रतिक्रिया रही? नहीं, ये है कि जो कुछ मैंने लिखा और कहा, मेरी थोड़ा बहुत इंदिरा गांधी से मुलाकात थी। इंदिरा गांधी से? हाँ। अच्छा, उसके बारे में भी बताइए कि वो कैसे शुरू हुई थी इंदिरा गांधी से? इंदिरा गांधी से अब पब्लिक मीटिंग जाता था तो कभी हिंदुस्तान टाइम्स में कि कोई रिपोर्टर नहीं आया तो उसकी जगह मुझको फालतू आदमी तो है उसको भेजो, कोई सब एडिटर नहीं उसकी जगह लगा लो। तो इस तरह से कई मीटिंग में इंदिरा जी से हाँ मीटिंग हो गई, मुलाकात हो गई। अब मुलाकात हो गई तो इंदिरा को पढ़ने लिखने का थोड़ा बहुत शौक था, तो किताब में उसको दे देता था। अच्छा। जो कुछ पढ़ा नावल वोवल तो मैं उसको दे देता। तो इंदिरा जी से अच्छी मित्रता हो गई थी। तो जब मैंने लिखा स्टेट्समैन को, जो ऑब्जर्वर में भी छपा कि भाई चीनी सड़क बना है, मुख्य सड़क बना रहे हैं लासा जाने के लिए गरतोक से होकर के, वो लिखा तो वो छपा स्टेट्समैन में छपा। स्टेट्समैन तो बहुत बिकता था। तो और तो वो छपा तो उसके बाद एक दिन इंदिरा जी से मिला तो मैंने किस्सा कहानी क्या हुआ तिब्बत ने सुनाया उनको।
तो कहने कि हाँ अभी हाल में कहने मैं पप्पू, बाप को पप्पू बोलते, पप्पू के साथ जयपुर जा रही थी। अच्छा। तो हाँ, तो वहाँ तुम्हारा वो संडे स्टेशन में देखा तुम्हारा लेख था जिसमें लिखा गया कि चीनी सड़क बना रहे हैं तिब्बत से, बड़ी सड़क छोटी वाला। तो कहने कि पप्पू ने पढ़ा, कहने कि पप्पू कहने कि अरे पागल है लड़का, जाने क्या क्या लिखता रहता। अब किसी को विश्वास नहीं हुआ कि चीनी बड़ी मोटर सड़क बना रहे हैं। मतलब नेहरू जी ने उनको ऐसे ही मतलब लाइटली लेके बहुत ही हाँ नजरअंदाज कर दिया जस्ट उनको। डिसमिस करने कि ये मेरी दिमाग की उपज है और ये आसान नहीं सड़क बना, रास्ता ही नहीं वहाँ, सड़क कहाँ से बने। तो रास्ता ही नहीं और सड़क बना, मोटर सड़क बना रहे थे। वो लासा तक जाना, वो सिंचांग से पश्चिम से लेकर के गर्तो होकर के और तो गरगुन क्या थोलिंग मत और क्या एक जहाँ ये पांचन लामा का था, तो वहाँ से होकर के शिगाचे से लासा जा रही है। तो देखा काफ़ी दूर तक मैं गया उस वक्त। तो नेहरू बोला अरे पागल है, जाने क्या क्या लिखता रहा। अब कहीं कोई न इंडियन इंटेलिजेंस की कोई खबर थी न कोई कहीं नहीं। चीन में जरूर रही होगी लेकिन विद किसी अखबार नहीं छपा था कि चीनी वाला रास्ता बना। तो ये किस्सा लंबा हो जाए, क्या करें। तो ये जब उस वक्त तो उन्होंने, नेहरू जी ने डिसमिस कर दिया उन रिपोर्ट्स Dismiss को, कर दिया कि लेकिन आगे चलकर जब चीन का हस्तक्षेप लगातार बढ़ने लगा, और आपकी किताब में ही एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि 58 या 59 के करीब हमारी एक पोस्ट को चीन ने आक्रमण करके पीछे 4-5 किलोमीटर पीछे धकेल दिया था, जिस खबर को दबा दिया गया था। और बाद में आप जब वहां गए तो आपने उसे लगभग 3 साल बाद आपने उस खबर को रिपोर्ट किया, तो वो पहली बार पब्लिक डोमेन में आई। तो ये वाली खबरें जब छपी उसके बाद क्या जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह से आपको रिकॉग्नाइज किया या आपकी खबरों को रिकॉग्नाइज करके कुछ इनपुट्स आपसे लिए? सरहद पर झगड़ा, जब सड़क बनने लगी तो सड़क पर झगड़ा, सरहद पर झगड़ा, जो इंडिया चाइना की तथाकथित सरहद का तो हाल के आज भी नहीं है, कहाँ मालूम। अब यहाँ लोग कभी खबर उड़ती है कि चीनी सैनिक देखे गए, तो यहाँ भी आते हैं बगैर वो धोरा पार करके, जो नीति पास है उसको पार करके यहाँ तक आ जाते हैं देखने क्या हो रहा है चीन। तो उस समय कुछ थी नहीं इस तरह। अच्छा। किसी को विश्वास ही नहीं था क्या। नहीं, मेरा तो तब ये हुआ कि ये सब लिखा तो मैं बाहर हो गया साहब हिंदुस्तान टाइम्स में। तो उसी समय तय हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया अपना एक संस्करण दिल्ली से छापेगा। अच्छा। मुंबई था उसका हेडक्वार्टर दिल्ली से, तो वो दिल्ली से छपना शुरू हो गया। एक मेरे जान पर रिश्तेदार थे काला जी सोमाड़ी के, उनको वो नौकरी करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने मुझसे कहा देखो भाई टाइम्स ऑफ इंडिया तो लोगों को ज़रूरत है आदमियों की, तुम वहाँ अप्लाई करो। तुम बोले अप्लाई किया मैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने एक विभाग खोला खबरों का, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ सर्विस। अच्छा। हाँ, तो उसमें आपने भी उसी में ज्वाइन किया? और उसी मैंने अप्लाई किया तो साहब उन्होंने बुला लिया उनको और मुझको नौकरी दी थी सर। तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ सर्विस। आपकी जो फिर विदेश यात्राओं की शुरुआत हुई, नेहरू जी के साथ भी आपने कुछ विदेश यात्राएं की? हाँ, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में रहते हुए जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छा। उसके बारे में कोई आइकनिक आपके संस्मरण में जो सबसे यादगार कोई यात्रा हो? मैं कई यात्रा में गया उनके साथ, लेकिन जो मुख्य थी वो थी अफ्रीका में गए वो पहले दफ़े। अच्छा। तो उसमें 2-3 अखबार वाले मैं और एक पीटीआई का विल्फ्रेड लाजरस उसका नाम लाजरस, और एक दूरदर्शन का ऑल इंडिया रेडियो का पृथ्वीराज चुन। तो 3 अखबार वाले हम गए उनके साथ। तो तब खैर नीरू लगातार कवर करने लगा। तो इस तरह से देखा नेहरू जी से वैसे अब कभी वहाँ जाना होता सफदरजंग रोड या जहाँ नहीं जहाँ 3 मूर्ति रोड इंदिरा जी से मिले तो नेहरू जी से मुलाकात हो जाती,
कोई मित्रता कुछ नहीं थी वैसे। अच्छा। हाँ, नमस्कार नमस्कार। तो और फिर क्योंकि हम बातचीत, आप थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है तो आपका नहीं, तब भी और नहीं, मैंने नहीं, आपको नहीं, बहुत परेशान किया कि नहीं, लगातार इतनी नहीं, देर से मैं नहीं, आपको नहीं, बोलने को नहीं, मजबूर नहीं, कर रहा नहीं, हूँ, नहीं। लेकिन आपके अनुभव इतने ज़्यादा हैं कि मैं चाहता हूँ वो हमारे सभी दर्शकों तक भी पहुँचे। तो जी, एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव जो उस किताब में भी मिलता है आपकी जीवन यात्रा का, वो तमाम विदेशी दौरे तो रहे ही, जहां से आपने ग्राउंड से वॉर्स को कवर किया, जिसमें अल्जीरियन वॉर है, इराक वॉर है, अमेरिका का इराक पर हमला है, वियतनाम वॉर है जी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आता है जब नागाओं से भारत समझौता कर रहा था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हो चुकी थी। तो उसके बारे में बताइएगा कि उसमें आपकी भूमिका की शुरुआत कैसे होती है। ये हुआ कि जो मैं टाइम्स इंडिया में था जी। तो उस अखबार, ये लीजिए, उस अखबार ने मुझको अपना उत्तर पूर्व का संवाददाता बना करके शिलोंग भेज दिया। तो शिलोंग में मैं काम करने लगा। तब असम एक ही था, अब तो नागालैंड अलग बन गया है क्या। तो वहाँ से मैं नागा कथा लिखने लगा। वो किताब भी छपी मेरी हिंदी की, नागा कथा। और ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नागा कथा जो हरीश सर की जो किताब है वो इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि उत्तर भारत ने या हिंदी पट्टी ने अगर पूर्वोत्तर को बेहतर तरीके से समझा है, उससे परिचय हुआ है, तो उसी किताब के माध्यम से हुआ है। वो किताब सर, हाँ आप बता रहे थे कि वो किताब जब आई, मैं किताब तो बाद में आई, उस समय आप लगातार बिट्स एंड पीसेस में आप लिख रहे थे। नहीं, किताब तो था नहीं। मैं टाइम्स इंडिया ने मुझको उत्तर पूर्व का संवाददाता बना करके शिलोंग भेज दिया। तो शिलोंग से भी उत्तर बंगाल इत्यादि, और नागालैंड तो मुख्य था। नागालैंड में तब तक विद्रोहियों से कई झड़पें हुए, कुछ हिंदुस्तानी सिपाही मारे जाते, बहुत सारे नागा मारे जाते, तगड़ा वायलेंस वहाँ चल रहा था। क्योंकि आर्मी भेजी गई था वहाँ, एक पूरा डिवीजन फौज का नागालैंड में तैनात किया गया। नागालैंड तो तब था नहीं, कोई राज्य नहीं बना था, पर ये हाँ ये जो विद्रोही जो थे वो अपना अलग राज्य मांग रहे थे, जिसका नाम नागालैंड रखा। क्यों रखा, लेकिन अंग्रेजी नाम है लैंड ना। तो वो चूँकि मैं सारे क्षेत्र कवर करता था, तो नागालैंड मेरे उसमें क्षेत्र में आया के हिसाब से। तो मैं गया नागालैंड नेताओं से मिलने के लिए, क्या कह रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, कहाँ तक उनका वो। तो नागाओं कहना था कि उनके बहुत सारे लोग सरहद के पार बर्मा में भी रहते थे, अभी रहते हैं। अभी बहुत सारे नागा जो है उनकी आबादी उसमें भी, बर्मा में। तो सब लिखा, बहुत कुछ लिखा मैंने। और ये चाइना भी इन लोगों को हथियारों से और बाकी मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हुए, हाँ जो ये है हिंदुस्तान से। तब नेहरू तो मर गए थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हो गई थी। तो जो बातचीत नेहरू के ज़माने में तय हुई थी, वो इंदिरा गांधी ने चलाई नागा नेताओं से, अंडरग्राउंड जो भूमिगत थे, जिनके पास एक फौज थी जो हथियार ला करके मार काट कर रहे थे। तो मुझको मेरा, जब मैं वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट था, तो नागा नेताओं से मुलाकात, भेंट होती रहती थी, और कब क्या हुआ, कहाँ हादसा हुआ, क्या उनकी मांगें थी, क्या चाहते थे, कितना बड़ा राज्य चाहते थे। तो शिलोंग में रहता था, तो शिलोंग से कोई वहाँ बहुत दूर नहीं जा कर के वहाँ, तो वहाँ नागा नेताओं से भेंट हो गई। बीच में एक दफ़े मैं इंग्लैंड गया था, तो वहाँ फीसों से आपकी पर्सनली व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी? हाँ, जहाँ वो इंग्लैंड में रहते थे। एक अंग्रेज पादरी होता था, माइकल स्कॉट, तो वो उनको ले गया वहाँ इंग्लैंड। तो उसके अतिथि थे, तो माइकल स्कॉट का जो आश्रम था उसमें फीसो रहते थे। तो उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, इंटरव्यू हुआ, वो भी छपा
टाइम्स ऑफ इंडिया में, ओके। मैं वो सब छपा। और नागाओं कथा तो लगातार छपते नहीं, क्योंकि मैं शिलोंग में भेजता। और ऐसा शायद कोई सप्ताह रहा नहीं था, हर सप्ताह कोई ना कोई मुठभेड़ हो जाती थी। नागा हथियार लेके आए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी नागालैंड तक पहुंचे थे। अच्छा। जगह नहीं वापस जब उनकी हार हुई वहीं से शुरू हुई, वहाँ से बर्मा थाईलैंड, वहाँ से वापस चले गए जो। लेकिन हथियार बहुत छोड़ गए, अब सब बोझा लेकर आ जाए वहीं छोड़ करके चले। अच्छा, और जो नागा की झड़प होती थी भारतीय सिपाहियों से, उसमें से उन्होंने भी कुछ हथियार लूट लिए। तो नागा सिपाहियों के पास जो लड़ रहे थे वो गांव के लोग थे, लेकिन हथियार हथियारों से उनको बहुत प्रेम था और चलाना सीख गए। तो झड़पों में ये हो जाता था कि 2 हिंदुस्तानी सिपाही मारे गए, 6 पकड़े गए, ऐसा ये सब छपता रहता था। तो जब मैं शिलोंग में संवाददाता था तो ये लिखता रहता था, ये हुआ। और बाद में जब इंदिरा गांधी के दौर में जब मीडिएशन की जब बातें होने लगी इन तमाम नेताओं से, जिसमें नागा के कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स थे और कुछ अंडरग्राउंड वर्कर्स भी जब सामने आने लगे थे, तो उसमें भी आपने बड़ी भूमिका निभाई। आपने आर्बिट्रेशन की और उन दोनों पक्षों के बीच में जब बीच में सवाल, जब नेहरू जी मर गए उस और इंदिरा प्रधानमंत्री हो गई, तो कुछ लोगों ने उठाया। उसमें एक असम के मुख्यमंत्री होते थे बिमला प्रसाद चौटाला। उन्होंने कहा कि साहब ये जो विद्रोही हैं इनसे समझौता किया, इनसे शांति वार्ता की जाए। अच्छा। शांति वार्ता के लिए ये 3 सदस्यों का पीस मिशन बना, और उसमें चलिया जो उठा रहे थे, उसमें बुलाया गया माइकल स्कॉट, जो फीजो को इंग्लैंड में रहते थे, इंग्लैंड ले गए थे, और फीजो उनके साथ रहते थे इंग्लैंड, और जयप्रकाश नारायण। तो 3 लोगों की जयप्रकाश नारायण 3 लोगों की एक शांति मिशन का गठन हुआ। तो जब मैं नागालैंड में नहीं असम में उत्तर पूर्व का संवाददाता था, तब बहुत लिखा मैंने इसमें। और नागा एक तो झड़पें जो होती लगभग प्रतिदिन एक आध झड़प हो जाती थी, जिसमें 2 हिंदुस्तानी सिपाही मारे गए, 10 नागा मारे गए। तो सब कथाएं लिखता रहता। तो अच्छा, ये इंदिरा गांधी से पहले शास्त्री जी के दौर की ये बात है। अच्छा। जब शायद तो पीस मिशन बोलते थे, शांति संगठन बना, जिसके बिमला प्रसाद चौटाला जो कि मुख्यमंत्री थे असम के, माइकल स्कॉट जो कि फीजो के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव थे वो। हाँ, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। और फीजो के वो थे, क्या कहते हैं, फीजो उनके साथ रहते थे लंदन में, उनके दफ्तर में घर दिया था फीजो को। तो फीजो एक, जिन ऑडियंस को नहीं पता है उनको बता दें कि फीजो एक बड़े नागा लीडर थे, अंडरग्राउंड लीडर थे, जिनके बारे में बहुत समय तक तो भारत को ये लगता रहा कि शायद फीजो की मौत हो चुकी है। लेकिन उसके काफ़ी समय बाद ये बात सामने आई कि फीजो ने लंदन, मतलब ब्रिटिश नागरिकता ले ली थी। और जब ये बात पता चली तो उसके बाद इंडिया नागालैंड के बीच जो बातचीत चल रही थी, जो समझौते चल रहे थे, उसमें दोबारा से फीजो एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर की तरह से सामने आए, क्योंकि अंडरग्राउंड वर्कर्स में फीजो का बहुत मजबूत दखल उस दौर में रहा करता था। हाँ, वो जब लाल बहादुर प्रधानमंत्री बने, उस वक्त आसाम के मुख्यमंत्री थे बिमला प्रसाद चौटाला जी। चलिए। तो इन्होंने कहा कि भाई ये रोज़ाना लड़ाई से, जिसमें 2 हिंदुस्तानी मरे, 8 नागा मरे, 15 नागा मरे, इसके बजाय इनसे शांति से बातचीत की बजाय हथियारों से लड़ने से इनसे बातचीत कर लिया जाए। ये लोग चाहते क्या हैं और हम लोग क्या दे, हिंदुस्तान क्या दे सकता है। तो एक शांति मिशन गठन किया गया, जिसमें थे जयप्रकाश नारायण, ये माइकल स्कॉट जो जिनके साथ फीजो लंदन में रहते थे, और बिमला प्रसाद चौटाला मुख्यमंत्री थे। तो 3 लोगों का शांति मिशन गठन किया गया। तो वो नागा नेताओं की
दिल्ली भी ले जाते थे कभी, तो प्रधानमंत्री से बातचीत कर, लाल बहादुर शास्त्री से बात। तो बीच में जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर फ्रैंक मोरिस वो इंडियन एक्सप्रेस में चले गए थे। इंडियन में जब थे तो जब भी दिल्ली आते मुझे बुलाते हो, कहे यार तुम हमारे साथ आओ, इतने साल हमारे साथ काम किया, तुम यहाँ आ जाओ, हिंदुस्तान वो टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़ दो, इंडियन एक्सप्रेस। तो उन्होंने बुला लिया। उन्होंने मुझको कैरो में कैरो में अफ्रीका का संवाददाता नियुक्त करे। अच्छा। और तो मैं काहिरा चला गया। वहाँ से लौट के आया काहिरा में जो हिंदुस्तान के राजदूत थे अजीम हुसैन, तो उनके बाप पाकिस्तान में मंत्री थे, तो वैसे हिंदुस्तान से नाराज़ थे तो, और काहिरा में भी नाराज़ी रहते थे। तो उस समय लोगों ने कहा होगा कि भाई ये नागा किस्सा कहानी ये लड़का जानता है मेरे बारे में, किसी ने कहा होगा वहाँ। तो मुझे हिंदुस्तान बुलाया गया, शास्त्री जी ने बुलाया, मुझसे कहा कि भाई देखो तुम नागालैंड जा सकते हो। नहीं भाई जाने में तो कोई तकलीफ़ नहीं है। तो कहने लगे तो नागालैंड का हमारे संवाददाता बन के जाओ। तो उन्होंने मुझको फिर असम भेजे। नागालैंड तो राज्य नहीं बनाता था, हाँ सिर्फ एक ज़िला था असम का। तो मैं चला गया उसमें। अच्छा, तब तक ये सवाल उठा ये जयप्रकाश जी के ज़माने कि भाई वार्ता की जाए। शास्त्री जी के ज़माने में उठा तो ये तय हो गया कि नागा लड़ाकों से बातचीत से समझौता किया जाए। उसके लोग नागा नेता दिल्ली बुलाए जाते थे, तो इनका एक दल महीने में 2 महीने दिल्ली जाके प्रधानमंत्री से बातचीत करा। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोई समझौते की बात निकली नहीं। फिर वही समझौते की बातें इंदिरा गांधी के टेन्योर में कंटिन्यू। हाँ, वही चलता रहा। शास्त्री मर गए, इंदिरा हो गई, तो इंदिरा गांधी से बातचीत। अच्छा, इंदिरा गांधी से मेरी बहुत पुरानी मुलाकात थी। तो जब वो आ गई प्रधान, तो मैं बुलाया जाता रहा। अच्छा, हाँ नहीं, जब शास्त्री जिंदा थे तो उनको मालूम था कि मैं असम में रहा हूँ, नागालैंड में रहा हूँ, और नागा के बारे में बहुत कुछ लिख चुका। शास्त्री जी ने बुलाया एक दिन कि चंदोला तुम तो वहाँ बहुत रहे हो, हम तुमसे इन लोगों से बातचीत करने वाले, तुम नौकरी छोड़ दो और इस बातचीत में थोड़ा मदद करो। और तब जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हिंदुस्तान में बात चली कि एक शांति मिशन गठित किया जाए, और उसमें जयप्रकाश, बिमला प्रसाद चलिया तथा माइकल स्कॉट 3 सदस्य। जब ये बन गया और बातचीत चलने लगी, तो मैं नागालैंड आ गया वापस, अखबार में आ गया। अच्छा, तो वहाँ नागाओं से बातचीत होती रहती थी। तो जब इंदिरा प्रधानमंत्री हो गई, तो मुझसे बुला के पूछती थी क्या कह रहे हैं, क्या कर। वो ऐसा होता था कि सीज़ फायर उन दिनों, युद्ध विराम जो होता था नागा और भारतीयों के बीच, वो चालू हो गया था। लेकिन ऐसा एक समय 15 दिन के लिए, उसके आगे 1 महीने के लिए, उसके बाद 3 महीने, पर लगातार नहीं था। अच्छा, बीच में टूट जाता, फिर शुरू। तो उसी सिलसिले में बातचीत करे, मुझे बुलाया जाता दिल्ली, क्या कह रहे हैं नागा, मानेंगे 3 महीने का, मानेंगे नहीं मांगेंगे, या कहेंगे कि नहीं 15 दिन का चाहिए। तो ऐसा तो मैं अच्छा, इन्हीं सब मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। इन्हीं जब आप ये सब कर रहे थे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना वास्ट था कि आप लगातार विदेशों से रिपोर्ट कर रहे थे, नागालैंड रिपोर्ट कर रहे थे, भारत नागालैंड के बीच में जो समझौते की बातचीत थी उसके आप महत्वपूर्ण हिस्सा थे। तो बहुत जगह ये चर्चाएं भी होती थी कि हरीश चंदोला जो हैं शायद रॉ के लिए काम करते हैं। आपने भी इस तरह की बातें सुनी, आपकी क्या प्रतिक्रिया उस पर होती थी? अब चूँकि मैं नागालैंड में रहता, तो बहुत सारे लोग
पूछते थे क्या हो रहा है, क्या होने को है, क्या कर रहे हैं नागा लोग इत्यादि। तो उस समय ये नया डिपार्टमेंट खुल गया था, क्या रिसर्च And एंड एनालिसिस विंग। जी। हाँ, तो उसके अध्यक्ष थे काओ साहब, काओ। आर एन काओ, जी। काओ। तो वो भी जानना चाहते क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं नागा लोग, उनका तो मुख्य काम था वो। तो वो बुलाते थे तो उनसे मुलाकात हो गई। अच्छा, आज दिल्ली में इंदिरा गांधी जी को खबर करने क्या कह रहे हैं, कब दूसरी वार्ता हो सकती है, क्या संभावना है, वो बुलाती थी मुझे दिल्ली। तो मैं दिल्ली जाता था। उस समय ये काओ साहब से मिला, वो भी बुलाते हैं। जब उन्होंने सुना दिल्ली में हूँ तो कहने हमसे बात करके तो उनसे संपर्क जो है वो रॉ वालों से, खासतौर काओ साहब, आर एन काओ साहब। तो किसी ने कहा ये तो रॉ के लिए काम कर रहा है। काम तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहीं लिख के दिया था कि इसको कितना 2500 रुपये कुछ ऐसा, अच्छा। हाँ, पर हर महीना हर महीने। मिला नागालैंड रहने के लिए। तो मिलने लगा प्रधानमंत्री के दफ्तर से, सीधे पीएमओ से ही वो मिलता था। हाँ सीधा, और कोई लेकिन ये जरूर था कि दिल्ली आया तो ये रॉ वाले हमेशा जानना चाहते क्या हुआ, क्या हो सकता है, क्या कहा बिंद्रा जी ने, क्या कहा नागा फिजो ने, क्या कहा। फिजो मर गया था तब तक। अच्छा। तो लेकिन इंकोंग मेरन था और नेता थे, कगातो सेमा थे, तिनसे मिलकर ये क्या कह रहे हैं, वो तब नए नेता थे, क्या कहें, तो सभी जानना चाहते थे, रॉ वाले विशेषतर को जानना। और अच्छा, फिर ये हो गया था कि एक नागांव का एक दल नागालैंड से पैदल ही बर्मा की सरहद पार कर हुए चीन चला गया था। चीन जा करके चीन वालों से समझौता कर लिया था उन्होंने। चीन उनको हथियारों से लेकर के हाँ, ट्रेनिंग तक सब चीज़ में मदद करने लगा। चीन से ये तय हो गया कि हथियार देगा। इन लोगों ने मांगे कि साहब वहाँ पर हथियार की कमी है, तो उनका ठीक है हमसे ले जाओ। तो चीन के पास हथियारों की कमी नहीं थी। तो पहला दल गया, वो अपनी पीठ पे बांध गए, वो हथियार लेकर आया। फिर उसके बाद लगातार हर महीने, हर तीसरे महीने ये नागा दल जाके हथियार ले आते। तो हथियारों की मुख्य सप्लाई तब तक फिजो ने बीच में ढाका में रहते, ढाका छोड़ करके माइकल स्कॉट के साथ इंग्लैंड चले गए। तो ये एक त्रिकोण बन गया, फिजो लंदन में, नागा लड़ाकू नागालैंड में और भारतीय सरकार दिल्ली में। तो ऐसा घूम बात है। और ये कितने समय तक कंटिन्यू हुआ सर? जब शास्त्री जी की मौत हो गई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हो गई, तो जो काम शास्त्री जी ने आपको सौंपा था, आप वो कंटिन्यू हुआ? वो कंटिन्यू हुआ। अच्छा। जो कंटिन्यू हुआ, जब भी मैं दिल्ली आता था तो मुलाकात में वो खोज खाज के पता लगा कि दिल्ली में हूँ, कहाँ टिका हूँ, हम उसको बुला ले बात। और इसके अलावा कभी ऐसा भी हुआ कि काओ साहब ने भी आपको किसी स्पेशल मिशन पे या किसी प्रोजेक्ट पे या कहीं से पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई टास्क असाइन किया हो? कभी ऐसा भी कुछ हुआ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। वो इतना ही जान क्या लेटेस्ट क्या, जैसे ऐसा होता कि जो दोनों दल, भारत सरकार और नागाओं के बीच में शांति मिशन बना, वो सीज युद्ध विराम करवा था। कभी 15 दिन का होता था, कभी 1 महीने का होता था, कभी 3 महीने का होता। तो दिल्ली में अच्छा इस दफ़े 1 महीने का मान जाएंगे नागा लोग, तो मुझसे पूछते, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो था नहीं। तो एकमात्र जानने का साधन मैं ही था कि क्या करें, मानेंगे इस बात को, नहीं मानेंगे। और बातचीत तो सवाल ये उठा कि वही इंदिरा के ज़माने में कि नागालैंड को अलग राज्य दे, आसाम से अलग काट करके नागालैंड का एक अलग राज्य बना। संतोष हो जाएंगे से कि नहीं हो जाएंगे? नहीं हुए वो संतोष। वो अपना स्वतंत्र देश तब तक मांगते थे। हाँ, और फिर इस बीच में तो बात को फिजो की मृत्यु हो गई, तो लेकिन वो स्वतंत्रता की मांग उन्होंने नहीं छोड़ी। अब भी जो बाकी बचे हैं
अब भी हैं नागालैंड लड़ाकू, वो भी स्वतंत्रता की बात करते हैं जी। वो बात छोड़ेंगे। तो सर इस पूरे जब आप डायरेक्टली पीएमओ के लिए काम करने लगे, उसके बाद वापस कभी पूर्ण रूप से जर्नलिज्म में आए, दोबारा से कहीं नौकरी करी, परमानेंट नौकरी अखबार में? जब मैं आसाम में था, नागालैंड में था, तो एक नेहरू जी के रिश्तेदार और क्या नेहरू तो बीके नेहरू, अच्छा, वो जो गवर्नर बन के आए? हाँ गवर्नर, वो राजदूत थे अमेरिका में, वो वहाँ रिटायर हुए, हिंदुस्तान आए और नेहरू के रिश्तेदार थे, तो उनको गवर्नर बना दिया गया असम का, सारे उत्तर पूर्व का जी, असम का, अरुणाचल प्रदेश का, अच्छा, नागालैंड का, त्रिपुरा का, मणि, सभी 7 राज्य थे, उन सब का गवर्नर बना। तो उनको बहुत नागवार लगता था कि भारत सरकार मुझको बुलाए, प्रधानमंत्री तो मुझको बुलाए और मुझसे पूछे और गवर्नर ने पूछे, तो वो इस चीज़ से बोला कि इसको हटाओ या भगाओ इसको यहाँ से। तो उन्होंने आपको मतलब उनको ये खल रहा था कि उनको बाईपास करके और आपके थ्रू सीधे दिल्ली तक बात हो जाए। हाँ, ये क्या मामला है, तो उनका ये कैसे आ गया, इसका तो कोई वजूद ही तो नागा नहीं है, ये उसके भूमिगत नागाओं के साथ नहीं है, इसके कॉन्टैक्ट हैं जो कुछ है, तो ये सब गलत है। तो उन्होंने कोशिश की कि साहब मुझको नागालैंड से हटा दिया जाए। अच्छा, और कुछ तरह नागालैंड में रहने के लिए, जाने के लिए प्रवेश पत्र की ज़रूरत होती, इनर लाइन परमिट, तो वो नहीं था मेरे पास। अच्छा, वैसे ही रहता था मेरे। हाँ, मैंने उससे पहले मैंने आपसे कहना भूल कि मैंने इस बीच में एक नागा स्त्री से शादी कर ली थी जी। तो मेरे ससुर का घर था, वो सरकारी नौकर थे, डिप्टी कमिश्नर थे आसाम में, रिटायर हुए, तो उन्होंने कोहिमा अपना घर, तो वहाँ रहता था उनका। तो बीके नेहरू जो पूर्व राज्यपाल थे उनको बहुत खलने लगा, तो कि मुझको बुलाया जा रहा है, उनको नहीं बुलाया जा रहा है, मेरी बात सुनी जा रही, उनकी बात नहीं सुनी। कई दफ़े उनकी राय अलग होती थी और मेरी राय अलग होती थी। अच्छा, तो मैं दिल्ली में जो मैं सही समझता था वही बताता, उनकी राय वो तो सीधे लिख, गवर्नर जो मर्जी से लिख, वो शिलोंग में रहते थे। तो वो इसी चेष्टा में रहे कि भाई इसको यहाँ से निकालो, तो उनके पास वही हथियार था, इनर लाइन परमिट, कि मैं इनर लाइन परमिट को के खिलाफ उसका नागालैंड में रहता था इलीगली, इस पर उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया, ये कर लिया। अच्छा, हाँ, तो कुछ दिनों बंद भी रहा, तो अच्छा, तब अच्छा बंद हो तो। और इससे जुड़ा बहुत दिलचस्प एक किस्सा आपकी किताब में मिलता है कि जब वो ये वाला सारा विवाद हुआ, इनर लाइन परमिट के लिए आपको पूछा गया, तो कुछ लोग आपसे मिलने आए और उनमें से एक ने आपको अडॉप्ट किया। हाँ, और ये कहा कि अब क्योंकि आप उनके अडॉप्टेड बेटे हो गए, तो अब आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत नहीं रह गई। जहाँ ये किस्सा ये हुआ कि मेरे ये नागा भूमिगत लोग थे जी, उनसे संबंध, और लगातार राज्यपाल जो है इसको मुझको यहाँ से निकालो, तो उनमें से फिजो के गांव का उसका एक रिश्तेदार चाचा था, वो आया और उसने वो कोई ट्राइबल जो रस्म होती, सेरेमनी होती, वो करके मुझको अपना लड़का अडॉप्ट कर लिया कि साहब ये मेरा दत्तक पुत्र है। अच्छा, दत्तक पुत्र हो गया तो नागल में रहने का अधिकारी हो गया, तो इस पर साहब राज्यपाल बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने मुझको गिरफ्तार करवा दिया कि ये बगैर परमिट के रह रहा है, दत्तक पुत्र है जो कुछ है, लेकिन इसके बाद तो परमिट है नहीं नागालैंड में आने का, और रह रहा है। तो उन्होंने मुझको गिरफ्तार किया और मैं गिरफ्तार कर दिया और कहा कि यहाँ नहीं रहता। मैं निकला, मेरे परिवार को भी निकालना, तो हम लोग दिल्ली आ गए। अच्छा, दिल्ली आ गए तो और लोग कहने लगे कि भाई क्या करोगे, मैंने कहा क्या कर सकता हूँ। तो इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री थी, तो बोले कि भाई वो तो उसको राज्यपाल को बीके नेहरू था, उसका नाम
तो उसको वो कहते बिज्जू भाई। वो पढ़े वो इलाहाबाद में ही और नेहरू के साथ है। तो बिज्जू भाई, इंदिरा भी कह लेंगे कि बिज्जू भाई तो तुमको रहने नहीं देंगे नागालैंड में। एक थे फ्रैंक मोरिस, जो मेरे टाइम्स इंडिया में संपादक रह चुके थे इंडियन एक्सप्रेस में। तो उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि देखो हमारा ज़्यादा कुछ काम नहीं, लेकिन सिंगापुर में काम कर सकते हो तो वहाँ भेजें। अच्छा, हाँ, इंडियन एक्सप्रेस के इंडियन। ओके, तो उसके बाद आप वहाँ से और इंडियन एक्सप्रेस के लिए सिंगापुर से तो उनकी नौकरी पकड़ ली और इंडियन एक्सप्रेस का संवाददाता दक्षिण पूर्व एशिया में सिंगापुर में बेस होकर के वहाँ काम करना शुरू किया। और दिल्ली में आता तो नेता लोगों से बातचीत हो जाती, नागा क्या करें, मेरे नागाओं से संबंध नहीं टूटे जी। और ये सारा जो अनुभव रहा, इसके बाद में एक दौर वो भी आया जब उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी के दौर में ही आपका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहा और हेमंती नंदन बहुगुणा के साथ आपने बहुत क्लोजली काम किया। और यहाँ आप यहाँ ओली कब आप आए? 90s में आप ओली आए लगभग 90 के बाद। ओली का ये हुआ कि मैं जब कैरस आ गया और कुछ दिन दिल्ली में था, तो दिल्ली में प्रेस सेंटर में एक घर बना लिया था, तो वहाँ रहता था। अच्छा। भारत सरकार के अधिकारियों से प्रधानमंत्री के कार्य तो मुलाकात होती रहती थी उससे, नागा सिलसिले में बुलाते रहते, क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं। नागालैंड के कगातो सुखाई मुख्यमंत्री हुए, कगातो सुखाई क्या कर रहे हैं, तो पूछते रहते थे। तो अच्छा, तो हाँ, दिल्ली में कुछ खास काम नहीं था मुझे। अच्छा, मेरे बाप तब जिंदा थे, वो नीचे वाले गांव में रहता था अपने। तो मैंने सोचा कि पहाड़ चला जाए। अच्छा। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो अपने इलाके में रहो, पहाड़। तो अखबार की नौकरी छोड़ करके गांव चला गया। अच्छा। गांव में नहीं कुछ इंतज़ाम हो पाया, खेती बढ़ी नहीं, और पिता वृद्ध हो गए थे, वो मरणासन्न थे। तो इस बीच उनका देहांत। इस बीच में यहाँ मैं जैसे तिब्बत समय 2 दफ़े तिब्बत गया, तो यहीं से गया, यहीं से संबंध था। तो मैंने कहा एक दफ़े यात्रा में आता, यहाँ आया, बद्रीनाथ गया और यहाँ रुका। जोशीमठ में। मेरा एक सहपाठी था केदार सिंह फोनिया। अच्छा। हाँ, वो यहाँ से मंत्री भी था, वो था, पर उससे पहले MLA था यहाँ से, MLA यहाँ से था। तो यहाँ केदार सिंह मिला, उसका होटल था, अब तो बंद कर दिया उसने, होटल चला था। तो वहाँ रहा, तो मुलाकात हुई। तो कह रहे कि, मैंने कहा भाई यहाँ रहने कहीं मिलेगा? तो कह रहे कि रहने को तो किराए पे मिल जाएगा, तुम यहाँ रहना चाहते? मैंने कहा रहना चाहते कि 1 आध महीने लंबा रहना चाहता। तो कह रहे कि तो ठीक है होगा, तुम कोई ज़मीन ढूंढ लो यहाँ अपने लिए, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ज़मीन ढूंढ लो और ज़मीन ले लो, फिर घर बना लो। तो आए यहाँ, तो 90 का ही दशक रहा। 90 के दशक में आपका ओली आकर बसना हुआ। और ये बहुत खूबसूरत ये घर है, अभी विजुअल्स में आप लोग देखेंगे। तो हरीश सर अब ओली में रहते हैं, बहुत शांतिप्रिय जगह है। आसपास उन्होंने 90s में ही यहाँ आके जब बसे तो अखरोट के पेड़, सेब के पेड़ और बहुत खूबसूरत बागीचों से घिरा हुआ ये बगीचा है, जिसके बीच में वो अब एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। लगभग 6 महीने गर्मियों के दौरान वो अपने ओली के इस घर में रहते हैं और 6 महीने देहरादून या दिल्ली, जब यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है, दिल्ली कम यहीं रहता अधिकतर वो यहीं रहते हैं। जब भी यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा नहीं है तो अधिकतर वो
यहीं रहते हैं, इसी घर में रहते हैं। सर मैंने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया और आपको ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बारामासा से बात करने के लिए और आप अपना इतना समय देने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को जानने को मिली होंगी हरीश सर के बारे में। इतनी वास्ट उनका लाइफ एक्सपीरियंस रहा, इतना वास्ट जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस रहा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सर एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया बारामासा से बात करने। इस कथा में बीच में बहुत सारे किस्से हैं, आपको चाहिए तो दूसरे दफ़े मुलाकात हो सकती है। ज़रूर इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी छूट गई हैं और ये बहुत मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपसे ये बात करके कि हम इसका कोशिश करेंगे कि अगला एपिसोड एक बार फिर से लेके आएंगे और जितनी चीज़ें इस एपिसोड में छूट गई हैं, क्योंकि ईरान वॉर पर बात नहीं हो पाई, उनके इजराइल फिलिस्तीन वॉर पर बात नहीं, और तमाम इस तरह के इंटरनेशनल वॉर्स पे हम लोग बात करना मिस कर गए। लेकिन क्योंकि समय अवधि इस इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि अगले एपिसोड में इन बातों को यहाँ से आगे के सिलसिले में ज़रूर कंटिन्यू करें। सर थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। वियतनाम वॉर में था मैं, वो भी छूट गया, वो भी हाँ बहुत साल 6-7 साल रहा, तो सिंगापुर में था, वहाँ से वियतनाम कवर करता था। तो चीन वियतनाम वगैरह, और वियतनाम वॉर का तो बहुत कुछ देखा वियतनाम वॉर में, और वियतनाम फिर कम्बोडिया फिर लाओस से। तो जो भी आपको ठीक लगे तो उन पर ज़रूर बात करेंगे। और इंडियन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी जब आपने यहाँ पे हेमंत नंदन बहुगुणा के साथ काम किया, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए, ऐसे बहुगुणा जी से मेरी माँ उनके गांव साथ, अच्छा उनके चाचा ताऊ की लड़की थी मेरी माँ। तो जब मैं हिंदुस्तान में आया तो बहुगुणा जी कहने लगे भाई अरे हमारे साथ रहो, वे बार रहने का टाइम। तो वो मंत्री थे, किसी तेल के मंत्री थे, तो उनको हाँ भारत सरकार, और उनको बंगला मिला था। तो कल देखो हम अपाज नहीं जब हमारे साथ रहो, तो उनके साथ रहने लगा। फिर अब उनको मालूम था कि मेरे प्रधानमंत्री कार्यालय में संबंध थे, तो कह लगे हमारे थोड़ा काम वाम भी करो। तो वही काम वाम करने, चिट्ठी लिखनी होती थी प्रधानमंत्री को, तो वो सब कर्म में। तो और इससे भी जुड़ी बड़ी दिलचस्प यादें हैं, बड़े दिलचस्प किस्से हैं, क्योंकि जब नाराज़गी थोड़ी सी इंदिरा गांधी की हेमंत नंदन बहुगुणा से होने लगी और उनको ये एहसास हुआ कि ये जो चिट्ठियाँ हेमंत नंदन बहुगुणा की तरफ से लिखी जा रही हैं वो दरअसल चंदोला जी ये चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, तो वही जिनका जिक्र आया रॉ के जो चीफ हुआ करते थे काओ, उनको भेजकर इंदिरा गांधी ने उनको बुलवाया और उनसे इस बारे में बातचीत की कि आजकल आप हेमंत नंदन बहुगुणा के बहुत नज़दीक हैं और उनके कार्यालय से उनके लिए चिट्ठियां तक लिख रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे अगले एपिसोड में, उनसे ज़रूर मुलाकात करेंगे और उनसे बात करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए बारामासा।